हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो रेलेवेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो भी इसका जो भी पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, उससे आप डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। तो हम देखेंगे कि जो भी टॉपिक है उसका समरी क्या है और ये कैसे इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो जो पहला आर्टिकल है, इसका आर्टिकल हमारी टीम से मिस हो गया है, लेकिन इसका जो भी समरी है और जो भी नोट है वो उसमें मेंशन कर दिया गया है। तो एनालिसिस ऑफ पंकज मिश्रा, जो कि एक रेनाउंड राइटर है, उन्होंने रिसेंटली जनवरी में एक बुक पब्लिश किया था, द वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा। तो इस बुक में पंकज मिश्रा साहब ने ये चीज़ें दिखाई है कि जो आपका कन्फ्लिक्ट है इसराइल और फ़िलिस्तीनियन कन्फ्लिक्ट, उसमें जो आपका एक नैरेटिव है जो शेप किया जा रहा है भाई वेस्टर्न मीडिया, स्पेशली द न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, इकोनॉमिस्ट, सीएनएन, और कैसे स्टेट जो प्रोपागेंडा है वेस्टर्न नेशंस का, उसको कैसे आपका दर्शाया गया है और कैसे एक बायसनेस दिखाया गया है अगेंस्ट दी फ़लस्तीनियन पॉपुलेशन। तो इसमें ऑथर साहब ने जो भी चीज़ें मेंशन की है, इसमें आपका हिस्टोरिकल इनजस्टिस, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल जो हेजीमोनी है, जिसमें आपका वेस्ट का हेजीमोनी देखा जाता है कि जो भी डिस्कोर्सेस वर्ल्ड में चल रही है अगेंस्ट आपके एशिया और अफ्रीका, वो वेस्ट डोमिनेटेड है। तो कैसे जो भी ग्लोबल इनजस्टिस है, आपका जो इंटेलेक्चुअल हेजीमोनी है, उसके लिए हमें क्या करना है, एशिया, फिर आपका अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन देशों को भी अपना खुद का नैरेटिव शेप करना है, जो वेस्टर्न नैरेटिव है उसको काउंटर करना है। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है और इसमें डिफरेंट जो भी इंसिडेंट है, इवेंट है, सभी चीज़ों का इसमें एग्जाम्पल के सहित जिक्र किया गया है। तो इन फ्यूचर क्या है, हमारे जो ऐसे राइटिंग होता है उसमें आपके ओपिनियन रिगार्डिंग, ओके, नैरेटिव रिगार्डिंग कोई भी ऐसे अगर आया तो उसमें आपको ये मदद करेगा और इसी के साथ आपको एक पर्सपेक्टिव भी प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग जो भी हमारे एथनिक टेंशन है, जो इसराइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट है। इसी के साथ आपके इसराइल के अंदर भी कैसे फ्रेगमेंटेशन है बिटवीन ज्यू पीपल, उसके बारे में भी आप इसमें जान सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है एक इंडेक्स के बारे में, जिसको इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स कहा गया है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स है, ये आपका यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया था बाय फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा। तो इसमें अभी क्या है हमारे जो स्टेट है आपके वेस्ट के और साउथ के, उसमें आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं इन स्टेट्स में, वेस्ट के और साउथ के। लेकिन आपके नॉर्थ, फिर सेंट्रल, फिर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट है इंडिया के, उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस है वो बहुत कम देखा जाता है। उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत कम देखा जाता है। इंसर्जेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट में, फिर ईस्टर्न इंडियन स्टेट में, सेंट्रल इंडियन स्टेट में आपके माओइज़्म का प्रॉब्लम देखा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को कैसे टेकल किया जा सकता है, कैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, कैसे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस लाया जा सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी जब ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स आ जाएगा तो सभी स्टेट के बीच में क्या होगा, एक कंपटीशन इंश्योर किया जाएगा कि स्टेट कंपटीशन करे कि कैसे वो अपने जो स्टेट के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशली आपके लैंड लॉ को लेके, फिर आपके लेबर लॉ को लेके, फिर आपके जो भी रेगुलेटरी आपके इंस्टेबिलिटी है उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, फिर डीरेगुलेशन कैसे किया जा सकता है, ताकि स्टेट का डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके। क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस अगर नहीं रहा स्टेट, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे और इन्वेस्टमेंट नहीं होने से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होने से क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोगों का इंश्योर नहीं किया जा सकेगा। और जब 28 स्टेट में इवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, अभी हम अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख रहे हैं, उसको इवन करना होगा। तो इवन करने के लिए क्या है, सभी स्टेट में
इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा इंडेक्स जो अभी लाया गया है, इससे स्टेट के बीच में क्या है, आपका कंपटीशन बढ़ेगा, जो हमने कल भी देखा था कम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में। तो एक जब कंपटीशन बढ़ेगा तो सभी स्टेट क्या करेंगी, ट्राई करेंगी कि जितना हो सके वो अपने स्टेट में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। तो इससे क्या है, हमारा जो विकसित भारत का गोल है बाई 2047, उसको अचीव किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपके मेजर्स लेगी तो नहीं होगा, स्टेट्स को भी अपना जो भी उनका जुरिस्डिक्शन होता है विद इन देयर जुरिस्डिक्शन की, वो कैसे चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, कैसे फ्रेंडलीनेस इंडेक्स को ठीक कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सके। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। अभी इस आर्टिकल में क्या है, आपको ये सभी चीज़ें तो पता ही होंगी कि स्टेट के प्रॉब्लम क्या क्या है। तो अभी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस जो इंडेक्स है, वो इस प्रॉब्लम को कैसे टेकल कर पाएगा, कैसे स्टेट के अंदर एक कंपटीशन इंड्यूस करेगा, ओके, जिससे स्टेट क्या करेंगी, अपना जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको रिफॉर्म करेगी। ओके, तो ये आने वाले समय के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग मैरिटल रेप के बारे में। तो मैरिटल रेप अभी क्या है, एक्सेप्शन है टू रेप लॉ। तो रेप लॉ में क्या है, मैरिटल रेप को आपका क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है और इसमें हस्बैंड को आपका एक्सेप्शन में रखा गया है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, जो वुमेन का एक बॉडीली ऑटोनॉमी है उसको वायलेट करती है, और वुमेन के ऊपर जो आपका सेक्सुअल वायलेंस होता है उसको बढ़ावा देती है। तो इसीलिए क्या है, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना और वेमेन का जो बॉडीली ऑटोनॉमी है उसको इंश्योर करने के बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि कैसे हम वेमेन को जस्टिस दे सके। और रिसेंट जो आपके कोर्ट के जजमेंट है इलाहाबाद के और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के, उसमें कैसे एक मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड देखा गया है, उसके बारे में भी ये आर्टिकल बात करता है। और इसी के साथ जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें कैसे जो भी आपके ज़रूरी मुद्दे हैं वो उठाए नहीं जाते हैं, और जो आपके लेस ज़रूरी मुद्दे हैं उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनको क्या है, एक जो ज़रूरी बूस्ट मिलना चाहिए लोगों को समझ में आने के लिए, वो नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से ये सभी मुद्दे दबे रह जाते हैं। तो उसी के बारे में भी उसके बारे में भी ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो इसमें आपको बहुत अच्छा इंसाइट मिल जाएगा, अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक के जो मिसमैनेजमेंट है, फिर आपका बैड गवर्नेंस है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो रिसेंटली आपका जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है उसमें आरबीआई ने मॉरेटोरियम लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि अभी जो न्यू कोऑपरेटिव बैंक है उसके मिसमैनेजमेंट की वजह से उसमें जो मॉरेटोरियम लगा है, अभी वहाँ उसमें जो भी डिपॉजिटर्स है वो अपने पैसे अभी नहीं निकाल सकते। और जो बैंक है न्यू कोऑपरेटिव बैंक, ये भी अपना जो भी नॉर्मल आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस है वो नहीं कर पाएगा टिल ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती है। तो इसमें अभी स्पेशली हमें आरबीआई का रोल समझना हो जाता है कि आरबीआई को ऐसे पावर कौन से लॉ के तहत मिलती है। जो आरबीआई आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसके तहत क्या करता है, बैंकिंग जो भी बैंक के बिजनेसेस है उनको रेगुलेट करता है, और कैसे बैंकिंग को और हेल्दी बनाया जा सके, कैसे मिसमैनेजमेंट को दूर किया जा सके, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो आने वाले समय में आप क्या है, इकोनॉमी सेक्शन में बैंक रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसमें भी स्पेशली कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में कि कोऑपरेटिव बैंक में क्या है, आपका मिसमैनेजमेंट ज़्यादा देखा जा रहा है, तो उसको कैसे टेकल किया जा सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है कि अर्थ में हमारे जो भी सीज़न के चेंजेस होते हैं वो चेंजेस क्यों आते हैं। अर्थ अपने ऑर्बिट में इलिप्टिकल पाथ में 365 डेज जो रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व अराउंड द सन, उसकी वजह से कैसे सीज़न में चेंजेस आते हैं। 4 सीज़न हम देखते हैं इंडिया में, आपका समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। तो वो कैसे चेंजेस कैसे होते हैं, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये आपका जो भी जीएस पेपर 1 में आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं और वेरिएशन इन सीज़न पढ़ते हैं, उसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। इससे आपको एक अच्छा इंसाइट मिल जाएगा, प्लस आपका जो भी स्टडी है उसमें भी रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
तो जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है चिली का जो ऑफ कोस्ट है उसमें जो कायकर थे, कायकर मतलब जो छोटा बोट लेके आपके एक्सप्लोर करते हैं, उनका आपका हम्प बैक वेल के साथ टक्कर हो गया था। और टक्कर होने के बाद जो इंसिडेंट हुआ कि जो हम्प बैक वेल था उसने आपका जो कायकर था उनको शैलो कर लिया था। शैलो करने के बाद फिर स्पीड करके बाहर निकाल दिया था। तो अभी ये जो आर्टिकल है इसमें ज़रूरी ये हो जाता है जानना कि आपका वेल के साथ कैसे शिप्स का कोलिजन होता है और एक ये राइजिंग इशू बनते जा रहा है। जैसे कि देखा गया है वेल ह्यूमंस को रेयरली ही अटैक करते हैं। ओके, और जो भी अटैक होता है वो इंसिडेंटल होता है। तो इन चीज़ों को कैसे टैकल किया जा सके, ओके, क्लाइमेट चेंज कैसे इन चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप प्री में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कभी मेंस में भी आ सकता है। ओके, या फिर आप क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो भी चीज़ लिखेंगे उसमें आप पोल्यूशन, ओशन पोल्यूशन रिलेटेड, कभी आप जब भी क्लाइमेट चेंज या फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें आप ये चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं मास्टर ऑफ दी सी। तो इसमें अभी क्या है, 8 इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस होने वाला है ओमान में। तो इसमें इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया कैसे अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करेगा, कैसे इंडियन ओशन को अपना सिक्योरिटी बैकयार्ड बना के रखेगा, हमारा जो डोमिनेंस है उसको कैसे अटल रखा जा सकता है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और इसी के साथ आपका इंडियन ओशन जो रीजन है वो कैसे इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। ओके, और कितने प्रतिशत ग्लोबल ट्रेड होता है उसमें, या फिर इंडियन ओशन से होके गुजरता है, उसके रिगार्डिंग ये डेटाज भी मेंशन की गई है। तो इसमें आप कोई भी क्वेश्चन आए इन फ्यूचर उसको टेकल कर पाएंगे। बाकी प्रीलिम्स के लिए ये जो 8 इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है इसके रिगार्डिंग आपका ये कहाँ होने वाला है, कौन से पार्टिसिपेंट है, इस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है लव इन द टाइम ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो अभी ये जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है इसमें आपका कैसे आपका लोगों के जो क्रिएटिविटी है उसमें ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। ओके, क्लाइमेट चेंज की वजह से सीज़न चेंज हो रहे हैं। जो आर्टिस्ट है वो क्या करते हैं, आपके बहुत समय से क्लाइमेट को लेके डिफरेंट जो सीज़न होते हैं हमारे, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, इन सभी सीज़न में लोग क्या करते हैं, उनका जो फीलिंग होता है वो आप उससे किताब लिखी जाती है, उससे गाने लिखे जाते हैं, कविताएं रचना की जाती है। तो अभी क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों के जो कल्चर है उसमें कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोगों के सिविलाइजेशन में कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोगों के क्रिएटिविटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये आपको क्या करेगा, आप जैसे क्लाइमेट चेंज का इकोनॉमी के ऊपर क्या असर है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर क्या असर है, हम लोग वो देखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है कि लोगों के कल्चर के ऊपर, सिविलाइजेशन के ऊपर, लोगों के क्रिएटिविटी के ऊपर ओके क्या असर पड़ता है, उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये भी आपको क्या करेगा, एक अच्छा इंसाइट देगा। और इन फ्यूचर क्या है, आप क्रिएटिव क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तब ये आर्टिकल आपको मदद करेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें सभी चीज़ें आपको दिखाई गई है इस फ्लो चार्ट के आकार में। तो इससे भी आप क्या है, पूरा आर्टिकल को समझ सकते हैं। जैसे रोमांटिक, पोएटिक, ओके, एक्सपीरियंशियल कनेक्शन टू सीजन इज़ वैनिशिंग। तो वैनिश हो रहा है अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्या वैनिश हो रहा है, पोएटिक जो क्रिएशन है वो ख़त्म हो रहा है, लोगों का जो एक एक्सपीरियंशियल कनेक्शन होता है विद सीज़न वो ख़त्म हो रहा है। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी हो जाती है। तो हमारे लाइव्स के ऊपर क्या कर रहा है, ये इम्पैक्ट डाल रहा है। ओके, जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बात करता है जो हमारे नेक्स्ट सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाना है उस बारे में। तो अभी के जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी, वो रिटायर होने वाले हैं February 18 को। और इसीलिए अभी जो सीईसी अपॉइंट किया जाएगा उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो इसमें आपका एक नया लॉ रिसेंटली पास किया गया था, मुझे जितना ध्यान है 2023 का, शायद आपका दिसंबर ऐसे कुछ मंथ में पास किया गया था। तो इसमें अभी क्या क्या किया गया है कि जो पैनल होगा, ओके, जो पैनल चुनेगा या फिर जो सिलेक्शन कमेटी होगी
सीईसी को चुनने के लिए। उसमें पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और होम मिनिस्टर रहेंगे। ओके, जो क्या करेंगी, जो सर्च कमेटी होगा हेडेड बाय लॉ मिनिस्टर, वो 5 कैंडिडेट्स का नाम देगी और उसमें से एक कैंडिडेट का नाम फॉरवर्ड किया जाएगा टू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उनको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे एज सीईसी। तो अभी ये क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर साहब रहेंगे और यूनियन होम मिनिस्टर साहब रहेंगे। तो इसमें अभी क्या है, एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा इसमें लेवरेज मिल रहा है। ओके, क्योंकि ये 3 मेंबर के अंदर अगर 2 सपोर्ट कर देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा इंटरफेरेंस देखा जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग क्या है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था 2023 का मार्च में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सिलेक्शन पैनल होगा उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, ताकि क्या है, आपका इसमें एक बैलेंस रखा जा सके और इम्पार्शलिटी को आपका मेंटेन किया जा सके। लेकिन अभी क्या है, इसमें पार्शलिटी होने का चांसेस बहुत है। और ये जो लॉ है, जो 2023 में ये लॉ आया, आपका इस लॉ के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया है, लेकिन जो हियरिंग का डेट है वो फरवरी 19 को है। ओके, तो अभी इन फ्यूचर देखा जाना होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ों को बैलेंस करता है। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो आने वाले समय के लिए क्या है, ये पूरा जो मुद्दा है इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली प्री में और मेंस में तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, 1 नेशन 1 इलेक्शन रिलेटेड, फिर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं, पूरा चांसेस है। फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में, तो ये सभी टॉपिक हम लगातार कवर करते आ रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी रहेंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है द तीस्ता डैम एंड द लॉन्ग शैडो ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो अभी आपको पता ही है कि 2023 में क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था सिक्किम में। तो उसमें जो तीस्ता डैम था उसका भी डैमेज हुआ था, जिसके वजह से क्या है, आपका जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड था वो ज़्यादा इम्पैक्ट किया सिक्किम को। तो अभी जो डैम डैमेज हो गया था उसको फिर से रीबिल्ड करने के बारे में प्लानिंग किया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ों को सभी चीज़ें कैसे फिर से आपका जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है या फिर जो डैम कोलैप्स है उसको कैसे और एग्रावेट कर सकती है और डिज़ास्टर का जो रिस्क है उसको बढ़ा सकती है, उसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें जो भी पास्ट में जो भी इवेंट हुए हैं, इंसिडेंट देखा गया है, उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। ओके, तो ये आर्टिकल हमने आज लगा के शायद 3rd या 4th टाइम हम कवर कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, लगातार न्यूज़पेपर में बनी हुई हैं, तो ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, अगेन आपके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहेंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है अबाउट डीलिंग विद चाइनाज वेपनाइजेशन ऑफ ई सप्लाई चेन। तो अभी क्या है, आपको पता ही होगा कि जो चाइना+1 स्ट्रैटेजी है उसके तहत जो भी चाइना में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके अलावा भी और एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का कोशिश किया जा रहा है। और जो अच्छा अल्टरनेटिव है सबसे, वो है इंडिया। तो इसमें क्या है, जो ताइवानिश कंपनी है फॉक्सकॉन, उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है उसको सेटअप किया है आपका तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, ताकि क्या किया जा सके, आपका जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई किया जा सके और मैन्युफैक्चरिंग का जो हब है चाइना से शिफ्ट किया जा सके दूसरे देशों में। तो इंडिया इसके लिए अच्छा अल्टरनेटिव है, लेकिन अभी चाइना क्या कर रहा है, इसमें आपका ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है। तो चाइना ने डिसाइड किया है टू रेस्ट्रिक्ट इट्स इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियन फ्रॉम वर्किंग इन इंडियाज़ फॉक्सकॉन फैसिलिटीज़। तो ये सभी चीज़ें अब क्या है, आपका इंडिया का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में, उसको कैसे हिंडर करेगी, उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। सॉरी। और इसी के साथ ये आपका
चाइना और इंडिया का जो हमारा एक मिलिट्री एस्केलेशन को लेके जो प्रॉब्लम है वो तो अभी रिसेंटली शॉर्ट आउट किया गया है, लेकिन जो इकोनॉमिक आपका दोनों देश के बीच जो इकोनॉमिक फ्रिक्शन देखा जा रहा है वो इन फ्यूचर में क्या है, ज़रूरी रहने वाला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चाइना नहीं चाहेगा कि आपका इंडिया एक अल्टरनेट बने और एशिया में इंडिया एक इकोनॉमिक पावर बने। तो चाइना हमेशा ही इंडिया को आपका रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है। ओके, तो उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल ज़रूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग आपका काशी तमिल संगम। ओके, तो काशी और तमिल जो संगम है 3 वो सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया में, और ये तीसरा सेलिब्रेशन है ताकि जो हमारा डिवाइड है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ उसको ब्रीच किया जा सके। और इसमें आपके क्या है, कॉमन फैक्टर्स ढूंढे जा रहे हैं कि कैसे हम काशी और जो तमिल है उसको क्या कर सके, उसका जो डिफरेंस है या फिर नॉर्थ साउथ का जो डिफरेंस है या फिर जो फ्रैक्शनलिज्म है उसको कैसे दूर करके एक इंक्लूसिविटी प्रोवाइड कर सके, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें कॉमन फैक्टर जैसे आपका ऋषि अगस्त्य है, उनके बारे में कहा गया है कि ऋषि अगस्त्य का क्या है आपके तमिल लैंग्वेज में, फिर आपका संस्कृत लैंग्वेज, दोनों में क्या है उनका योगदान रहा है। ऐसी चीज़ें क्या कर सकती है आपका नॉर्थ और साउथ को जोड़ सकती है, तो उसी का कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि देश के अंदर ही अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इंटरनल डिवाइड होगा तो देश कभी यूनाइट नहीं हो पाएगा। ओके, आपका और देश अगर यूनाइट ही नहीं हो पाया, इतना ज़्यादा अगर इसमें आपका डिवीज़न रहा तो ये चीज़ें हमें हमारे ग्रोथ में हैम्पर करेंगी। ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट आपका रूरल और अर्बन डिवाइड के बारे में, कि कैसे हमारा जो आपका 75 ईयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो जर्नी है उसमें ये चीज़ देखा गया है कि डेवलपमेंट के लिए क्या है, अर्बन सेंटर्स पे ज़्यादा ध्यान दिए जा रहे हैं और जो रूरल एरिया है उनमें कम ध्यान दिया जा रहा है। ध्यान तो दिया जा रहा है लेकिन कम ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, जो रूरल इकोनॉमी है वो सस्टेन करने में दिक्कतें झेल रही है। तो कैसे रूरल और अर्बन एरिया दोनों का आपका इवेंट डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग आपका जो पूरा मिशन है, ओके, जो पूरा आइडियोलॉजी है जिसको प्रोपाउंड किया है बाय आपका APJ अब्दुल कलाम साहब ने, उसके रिगार्डिंग, फिर रूरबन मिशन हमने पास्ट में देखा था, फिर संसद आदर्श ग्राम योजना, ये सभी चीज़ें क्या है जो भी रूरल अर्बन डिवाइड है उसको दूर करना चाहती है। तो इन चीज़ों को आप क्या है, पॉलिसी क्या ली गई है उसमें मेंशन कर सकते हैं, प्लस अभी भी क्या क्या लेकुनास रह गए हैं सिंस इंडिपेंडेंस टू टिल डेट, तो वो सभी चीज़ें आपको एक एनालिसिस करना होगा ताकि आप इन फ्यूचर जो भी क्वेश्चन बने, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा ही रूरल अर्बन डिवाइड में। ओके, तो उस चीज़ों को टैकल करने में आपको आसानी रहेगी। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, हाउ टू स्टॉप ब्रेन ड्रेन। तो अभी जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, स्पेशली आप देख सकते हैं US का जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, उन्होंने स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी लिया है, उसके वजह से जो हमारे इंडिया के टैलेंट है उनका जो फॉरेन एडवेंचर है या फिर डिफरेंट जो डेवलप नेशंस में जाके काम करने का जो एस्पिरेशन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इसके लिए अभी इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया कैसे एक इकोसिस्टम इंडिया में ही प्रोवाइड कर सकता है, जो हमारे उभरते हुए टैलेंट है और जो माइग्रेंट रिटर्न कर रहे हैं उनको हमारे इकोनॉमी में एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है, उनके टैलेंट के हिसाब से काम देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने देश में कैसे इकोसिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं ताकि हम जो हमारे स्टेम के जो भी टैलेंटेड आपके लोग हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, उनको हम अपने देश में ही कैसे एम्प्लॉय करके हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको इंश्योर किया जा सके, उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और कैसे हमें ध्यान देना होगा इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन पर, R&D में फोकस करना होगा, उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो रिसेंटली जर्मन लेखिका जेनी एर्पिनबेक केरला के जो आपके
लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है उसको अटेंड किया उन्होंने। तो उनका सोशलिज़म को लेके जो भी आपका आइडिया है वो कैसे अभी भी रेलेवेंट है, कैसे अभी भी सोसाइटी में आपका देशों में आपका सोशियो इकोनॉमिक इनजस्टिस देखा जा रहा है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है थ्रू सोशलिज़म, उसके रिगार्डिंग सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें जो सोशलिज़म का आपका कॉन्सेप्ट है वो अगेन क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। ओके, इसी के साथ उनका एक कायरोस नाम का एक किताब है, उसमें आपका एक रिलेशनशिप के बारे में ज़िक्र किया है। तो इसमें कैसे एक पावर डायनामिक्स काम करता है रिलेशनशिप में बिटवीन मैन एंड वेमेन, उसके बारे में भी ज़िक्र किया गया है। तो ये सभी चीज़ें भी आप वेमेन पर्सपेक्टिव से या फिर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। ओके, ताकि आपको आंसर राइटिंग में मदद मिले। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बात करता है वो बात करता है रिगार्डिंग एआई। तो एआई के वजह से लोगों का जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो सोचने की क्षमता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी है, जो क्रिएटिविटी है, वो कैसे ख़त्म हो सकती है, उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है कि क्यों हमें एआई के ऊपर आँख बंद करके रिलाई नहीं करना है। एआई जो भी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है उसको भी हमें क्रिटिकली रीज़न करना है, उसके ऊपर सोचना है। क्योंकि हम जो भी लोग एआई के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं वो अपने क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं करते हैं, उसमें सोचते भी नहीं हैं कि ये चीज़ें गलत भी हो सकती है, बायस्ड भी हो सकती है। तो इसमें यही चीज़ें मेंशन की गई है कि एआई अपने आप में बुरा तो नहीं है, लेकिन एआई के ऊपर ज़्यादा रिलाई करना भी सही नहीं है। एआई का जो भी कंटेंट है उसको हमें पढ़ के उसमें क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए कि क्या ये जो भी कंटेंट है सही है या नहीं है। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो आप देख सकते हैं कि एआई अभी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और एआई के रिगार्डिंग हमने कितने सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो आने वाले समय पे एआई के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही, श्योर है। तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेना है। अब लोग पूछते हैं कि लोग मतलब जो एस्पिरेंट है वो पूछते हैं कि एआई के ऊपर कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। ओके, एआई को एथिक्स के साथ भी जोड़ के देखा जा सकता है, फिर एआई को इकोनॉमी के साथ जोड़ के देखा जा सकता है, आपका एनवायरनमेंट के साथ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ, पॉलिसी मेकिंग के साथ, इंटरनेशनल रिलेशन के साथ। तो इसका बहुत सारा पहलू इसमें मेंशन किया गया है। तो ये सभी चीज़ें आप हमारा थ्रू आउट दी प्रिपरेशन देख सकते हैं। जो भी एनालिसिस है, जो भी पीडीएफ है, उसमें हमने इसका सभी पहलू को आपका इसका जो भी निचोड़ है वो रखा है। ओके, तो शायद ये लास्ट आर्टिकल है आज के इस डिस्कशन का। ओके, लास्ट आर्टिकल है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक के साथ। और कल हमारा क्या है, इंडिया यूएस रिलेशन को लेके एक स्पेशल क्लास भी रहेगा जो यूट्यूब में अवेलेबल होगा। हम जो भी रिकॉर्डेड वीडियो होगा वो आपको अवेलेबल करवा देंगे और उसका जो आपका नोट होगा वो हम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।